अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आपने जो हमारा पहला सेशन है वो ज़रूर सुना होगा और हम इसी तरीके से कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है और इस्लामिक बैंकिंग है मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट्स के हवाले से देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो बुनियादी हमारा सेशन था उसमें हमने एक बात कही थी कि कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग का एंड रिज़ल्ट सेम हो सकता है मगर इनके प्रोसेस में डिफरेंस होगा। अब इसी को लेके चलते हुए हम देखते हैं आज के जो बिज़नेस मॉडल है जिसके ऊपर कन्वेंशनल बैंकिंग काम करती है और इस्लामिक बैंकिंग का बिज़नेस मॉडल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो अहबाब बैंकिंग से, कॉमर्स से, इकनॉमिक्स से या इस तरह की स्टडीज़ से वाबस्ता हैं, दुनिया में बेशुमार बैंक की डेफिनेशंस पाई जाती हैं। उसमें से एक कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन हम आज डिस्कस करते हैं और उसी के ऊपर हम जो कन्वेंशनल बैंकिंग है और जो इस्लामिक बैंकिंग है दोनों के बिज़नेस मॉडल को उसी डेफिनेशन के हिसाब से लेके चलते हैं। जो डेफिनेशन है वो कहा जाता है कि अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposits from surplus pockets and which lends or invests to the deficit pockets for the sake of earning profit which is usually known as interest। अब इस डेफिनेशन को हम प्लाट करेंगे, बिज़नेस मॉडल समझेंगे, पहले कन्वेंशनल बैंकिंग की बात करेंगे और फिर हम उसके बाद इस्लामिक बैंकिंग की बात करके उसका जो डिफरेंस है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये आज का हमारा जो अभी हमने जो हाल ही में डेफिनेशन की है बैंकिंग की, तो बैंकिंग के लिए हमने कहा कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सरप्लस पॉकेट से डिपॉज़िट्स को लेता है और इनको डेफिसिट पॉकेट्स में क्या करता है, आगे देता है या उनको इन्वेस्ट करता है। किसके लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, और वो प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है। जो भी कन्वेंशनल बैंक है वो तीन तरीके से अपने जो सरप्लस पॉकेट्स हैं, ये कस्टमर ABC है, आप बैंक में पैसा लेके जाते हैं, वो करंट अकाउंट की शक्ल है, वो सेविंग अकाउंट की शक्ल है, वो टर्म डिपॉजिट की शक्ल है। इस सूरत में जब आप कन्वेंशनल बैंक के पास लेके जाते हैं तो कन्वेंशनल बैंक इस पे तो सिरे से आपको कोई प्रॉफिट नहीं देता। ये जो दो प्रॉफिट वाले अकाउंट हैं जिनको हम सेविंग अकाउंट्स कहते हैं और उसी में सेविंग अकाउंट की एक डेवलप शेप है जिसको हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। उसमें क्या करता है कन्वेंशनल बैंक के, उसमें एक रेट ऑफ प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट या सूद या मार्कअप या जो भी आप इसको नाम दे लें वो आपको एक जो है वो देता है। अब यही पैसा उठा के करंट अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, टर्म डिपॉजिट से बैंक उठा के वो आगे डेफिसिट पॉकेट्स। अब डेफिसिट पॉकेट्स की डेफिनेशन क्या करते हैं, जो थ्योरी से वो कहते हैं जी कि हर वो बंदा जिसको पैसे की जो ले सके पैसा वो डेफिसिट पॉकेट्स है, चाहे वो बिलियनियर है मगर उसको पैसा लेने की हाजत है तो वो इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, वो डेफिसिट पॉकेट्स है। अब कन्वेंशनल बैंक क्या करता है, यही सारा पैसा उठा के उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है, उनको लेंड करता है, उनको लोन देता है, और या अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसमें भी वो अपना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या हाई रेट ऑफ जो प्रॉफिट है वो चार्ज करता है। अब ये बड़ा आसान सा फार्मूला है, आपको समझ आ जाएगी कि वो प्रॉफिट इसका इसमें जो कन्वेंशनल बैंक है उसका कहाँ से आता है। अब आप देखें कि ये जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया I0 से हमने इसको डिनोट किया और ये I1 के नाम से हमने इसको डिनोट किया। अब आप देखेंगे जो वो दे रहा है कस्टमर को वो 3% है, जो ख़ुद कस्टमर से चार्ज कर रहा है जिसको उसने लोन दिया या इन्वेस्टमेंट की वो 15% है। अब इस 15% में से ये 3% आप निकाल दें तो ये जो 12% है ये इस बैंक का क्या हो जाता है, प्रॉफिट है। और अब इस सारे प्रोसेस को, इस कंटिन्यूस प्रोसेस को कहा जाता है बैंकिंग। अब मैं आपसे एग्री करता हूं कि यस, इस बैंकिंग का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। हम जो अब इस्लाम की जो अब जब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आते हैं तो इसमें देखें कि कैसे ये सारा मॉडल चेंज हो जाता है, यानी बिज़नेस मॉडल में ही कितना डिफरेंस है, उसकी एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ों को हम बाद की बात करेंगे। अब इसी चीज़ को आप इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ले आएँ और ये एक इस्लामिक बैंक है। ठीक है, अब जब उसकी डेफिनेशन हम कन्वेंशनल बैंक की थी तो हमने कहा था कि वो पैसे लेता है और देता किस पे है, सूद के ऊपर। ठीक है,
और अब यहाँ इस्लामिक बैंक की सूरत में क्या होगा, यहाँ पे भी यही 3 सूरतें हैं, करंट अकाउंट में लेगा, सेविंग में लेगा, टर्म डिपॉजिट में लेगा। ठीक है जी। अब जब इस्लामिक बैंक अपने सरप्लस पॉकेट से पैसा लेता है तो वो जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं उनमें मेजॉरिटी में इसको एज अ कर्ज़ लिया जाता है। और कौन सा कर्ज लिया जाता है कि कस्टमर जब चाहे वो उसको क्या करेगा, वो वापस ले सकता है। और दूसरी चीज़, जो उसके ये 2 अकाउंट्स हैं, इसको वो जिस चीज़ के ऊपर डील करता है उसको कहा जाता है मुदारबा। इस कॉन्ट्रैक्ट की और इसकी सारी चीज़ें हम अगले आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ 2 चीज़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरी है। जब कन्वेंशनल बैंक ने इन लोगों से पैसा लिया तो ये नहीं पूछा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और हम में से कोई बंदा भी जब अपना बिज़नेस शुरू करता है किसी भी कस्टमर से पहले ये नहीं पूछता कि बताएं जी आपका बिज़नेस क्या है। जबकि इस्लामिक बैंक जब अपने इन सरप्लस पॉकेट से पैसा ले रहा होता है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसका सोर्स ऑफ इनकम पूछता है। तो याद रखिए कि एक इस्लामिक बैंक में हर उस बंदे का अकाउंट खुल सकता है जिसका सोर्स ऑफ इनकम शरिया कंप्लाइंट हो। कन्वेंशनल बैंक ये काम नहीं करता। ये अब आप इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की और ये एसेट साइड है। अब जब हम लाइबिलिटी साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज़ को वो गारंटीड करता है, इस चीज़ को जो उसका करंट अकाउंट में लिया गया पैसा है, क्योंकि वो कर्ज़ है। बैंक इसको अपनी इक्विटी के तौर पे क्या करता है, आगे यूटिलाइज़ करता है। वो कैसे यूटिलाइज़ करता है कि यहाँ पे भी इसके पास XYZ आ जाते हैं, जनाब आप हमें लोन दें। तो इस्लामिक बैंक सबसे पहली बात ये करता है कि जनाब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेंडिंग कहा जाता है या लोन कहा जाता है। अब जब लैंडिंग और लोन निकल गया तो मेरे भाई एक चीज़ निकल गई जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट निकल गया, सूद निकल गया। तो अब इस्लामिक बैंक क्या करता है, उनसे सबसे पहले जो चीज़ पूछता है कि आपको वो जो फाइनेंसिंग चाहिए वो किस मकसद के लिए चाहिए। अब वो जो मकासद बयान करेगा उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो हमारी फ़िक़्ह है, जो हमारी शरीयत इस्लामिया है, उसने मुख्तलिफ़ किस्म के अकूद रखे हैं। ठीक है, जिसमें वो कह सकता है किसी के साथ कि हम आपके साथ मुदारबा करते हैं, किसी के साथ कहेगा जी हम आपके साथ मुशारका करते हैं, किसी के साथ वो कहेगा जी इजारा कर लेते हैं, सलम कर लेते हैं, इस्तिस्ना कर लेते हैं। वो कहेगा जी मुराबहा कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी और दीगर भी बेशुमार इसी की फिर आगे डिमेंशिंग मुशारका है, मुशारका रनिंग फाइनेंस है, या अगर हम मुदारबा की बात करें तो इसमें भी आगे 2 किस्में आ जाती हैं। इसी तरीके से जो बात करना की मकसद है वो ये है कि इन सारे अकूद में कहीं पे भी सूद इन्वॉल्व नहीं होता। और यहाँ पे एक बात याद रखें कि इस्लामिक बैंक में क्रेडिट कार्ड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट में जब आप लोन दे रहे होते हैं तो उसमें फिर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। यहाँ से क्रेडिट कार्ड भी निकल गया। और इससे अगली बात कि कन्वेंशनल बैंक क्या करता है कि जो वो कस्टमर को मुख्तलिफ़ किस्म की पेनल्टी चार्ज करता है। किसी भी अगर वो फाइनेंस करता है तो पहली बात है उसका मकसद नहीं पूछता। एक शराब बनाने वाला भी ये साबित कर दे जी कि मैं आपको आपका पैसा लौटा सकूँगा, तो वो उसके लिए कहते हैं जी ठीक है हम आपको फाइनेंसिंग देंगे। इस्लामिक बैंक सबसे पहले पूछेगा कि जिस प्रोसेस के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस बिज़नेस के लिए ले रहे हैं क्या वो शरिया कंप्लाइंट है, और अगर है तो वो हर एक के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसकी जो मोड्स ऑफ फाइनेंस हैं, जैसे मुराबहा की आगे फिर फिनिश गुड मुराबजा है, सपाट मुराबा है, वो उसमें इंपोर्ट मुराबा है, लोकल मुराबहा है। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले एक बात आप याद रखें कि इस्लामिक बैंक उसके नेचर ऑफ बिज़नेस को इंश्योर करेगा। और दूसरी बात कि किसी जगह फाइनेंसिंग में लेट पेमेंट के ऊपर अगर उसको पेनल्टी चार्ज की जाती है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि ताज़ीर बिल माल नहीं की जा सकती, लेट पेमेंट पेनल्टी आप नहीं चार्ज कर सकते। मगर कस्टमर को आप अगर ये बता दें कि आपको लेट होने पे कोई पेनल्टी नहीं होगी तो फिर तो वो और लेट करेगा। तो इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वेंशनल बैंक उसी पेनल्टी को जो उसको वो कस्टमर को लेट पे वो उसको अपनी इनकम में शामिल कर लेता है। ठीक है। अब इस्लामिक बैंक इसी पेनल्टी को क्या करता है, उसको चैरिटी ना सिर्फ करनी होती है, अपनी बुक्स में शो करना होता है, विद एविडेंस उसको अपने रेगुलेटर को बताना होता है।
ठीक है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ है इसके साथ, वो ये याद रखें कि कन्वेंशनल बैंक में जो भी पेनल्टीज़ आती हैं उसका इनकम का हिस्सा बन जाती है। इस्लामिक बैंक में एक पेनल्टी का जिक्र हो गया, एक ये है कि जहाँ कहीं पे भी, इन सारी जगहों पे इस्लामिक बैंक की किसी प्रोसेस में कोई नॉन शरिया कंप्लाइंस एलिमेंट आ जाता है, वो सारे की सारी इनकम जो उस ट्रांजैक्शन से हो रही थी इस्लामिक बैंक को, वो सारी की सारी उसको चैरिटी करना पड़ती है। ठीक है जी। तो अब लिहाजा अब आप देखें कि एक लेट पेमेंट के ऊपर चैरिटी करनी पड़ी। दूसरी चीज़ कि कहीं पे उसने ट्रांजैक्शन को उसने क्या किया कि कोई शरिया नॉन कंप्लाइंट चीज़ आ गई तो वो उसके ऊपर भी उसको क्या करना पड़ी, चैरिटी करना पड़ी। तो अब जो बात बताना चाह रहा हूँ कि इस सारे सेटअप में आप देखें, कहीं पे मुझे आप बताएं कि कोई कन्वेंशनल इस्लामिक बैंक ये चाहेगा कि उसकी हर बार नॉन शरिया कंप्लाइंस निकले और उसकी अपनी जो चैरिटी है उसकी अमाउंट को वो बढ़ती जाए? वो ये नहीं चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, एक चीज़ को मेक श्योर करेगा कि वो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग करने की कोशिश करेगा। अब बात जब हमने शुरू में की थी कि बैंकिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, इन केस ऑफ इस सारी सूरत हाल में यस हम भी ये कहते हैं कि एक इस इदारे को इस्लामिक बैंक कहने की बजाय आप इसको इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। मगर जो हमारा रेगुलेटर है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, चूँकि इस पाकिस्तान में उसी के अंडर कन्वेंशनल बैंकिंग भी हो रही है और इस्लामिक बैंकिंग भी हो रही है, तो उसकी प्रूडेंशियल रेगुलेशन में ये बात मौजूद है कि जो भी पाकिस्तान में बैंकिंग ऑपरेशन करेगा उसको अपने नाम के अंदर बैंक लिखना लाजमी है। इसके बगैर वो बैंकिंग का ऑपरेशन ही नहीं कर सकता। ठीक है। और अब हम जब बात करते हैं कि क्या वही रेगुलेटर जब यूज़ करता है तो फिर सारे बिज़नेस मॉडल पे और इस्लामिक बैंकिंग पे क्या इफ़ेक्ट आता है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले सेशन में कि हम बात करेंगे कि जब कन्वेंशनल बैंक को रेगुलेटर डील करता है फिर उसकी क्या डीलिंग होती है, और जो इस्लामिक बैंक को डील करता है उसकी क्या डीलिंग होती है। एक बड़ी बात जो की जाती है वो काइबोर के हवाले से की जाती है। ठीक है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अगला सेशन करेंगे कि काइबोर का कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या रोल है और इस्लामिक बैंक में क्या रोल है। मगर अज़ीज़-ए-मन, जो बात कहना चाह रहा हूँ उसको आप गौर से अगर समझें तो इस सारे मॉडल में कहीं पे भी आपको जो वो लोग ये जो कहते हैं कि कान को इधर से पकड़ने के बजाय दूसरे तरफ से पकड़ने का नाम है या जस्ट नाम को, अब इसमें से हर एक अक़द की शरीयत ने कुछ बुनियादी शराइत बताई हैं, उसको फुलफ़िल करना शरिया बोर्ड की, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट की, शरिया ऑडिट की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया स्ट्रक्चरिंग की ज़िम्मेदारी है। इसको एग्जीक्यूट करते वक्त ज़िम्मेदारी है, एग्जीक्यूशन के बाद की देखना ज़िम्मेदारी है। और कहीं पे भी जो इसके अगेंस्ट चीज़ होगी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो सारी की सारी उसको क्या करनी पड़ेगी, चैरिटी करनी पड़ेगी। इसके हवाले से कोई आपका कमेंट हो, कोई आपकी बात हो, कोई आपका सवाल हो, कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो, आप ज़रूर डिस्कस करते हैं और हम इंशाल्लाह उसका कोशिश भी करते हैं कि आपके साथ वो रिप्लाई शेयर करें। मगर अब जो जितनी जो बुनियाद बन गई अब हमारी, उसके मुताबिक हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बात हो वो लॉजिक के साथ हो। अगर आप इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं तो विद लॉजिक करें ताकि हम आगे मूव ऑन करें। और इंशाल्लाह अगले सेशन में हम बताएंगे कि हाँ कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं, कुछ मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को टाइम के साथ इंशाल्लाह हमने ओवरकम करना है, उनको ख़त्म करना है। उसके लिए हम इस वक्त जो इस्लामिक बैंकर्स हैं, जो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो लोग हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी नीयत के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं कि सूद का एक अल्टरनेटिव जो बैंकिंग का एक सलूशन है, हमारे जो फेथ बेस्ड बैंकिंग सिस्टम का एक सेटअप है वो दिया जाए, जो कि ना सिर्फ इस्लाम ने सूद को मना किया बल्कि जितनी भी इल्हामी कुतब थी सूद को मना किया गया। इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम सूद को, उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। कन्वेंशनल बैंक कैसे सूद दर सूद कमाता है, कन्वेंशनल इंश्योरेंस की बात होगी, अगर वो लीजिंग की बात है तो कैसे वो अपने कन्वेंशनल बैंक कैसे किस टूल के ज़रिए अपने रिस्क को वो शेयर कर रहा होता है, अगेन उसमें कैसे कैसे सूद शामिल है। एक इस्लामिक बैंक जो है वो कैसे इजारा कर रहा होता है और वो उस रिस्क को कैसे कर रहा होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें इन चीज़ों के अंदर इनको स्टडी करना होगा और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले आने वाले सेशंस में हमारे ये जो कंसेप्ट्स हैं इनको मज़ीद क्लियर किया जाएगा। टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।